तो वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि मैंने कांग्रेस के बारे में बता दिया था कि किस तरह कांग्रेस ने ही फ्रीडम जो फाइटिंग थी, स्ट्रगल था, फ्रंट में आकर सारी चीज़ें की और ब्रिटिश से जो भी एग्रीमेंट हुए या उसके अगेंस्ट जो भी लड़ाई रही है वो कांग्रेस ने किया है, पब्लिक को रिप्रेजेंट किया, इंडियन पब्लिक को रिप्रेजेंट किया था। फिर जब इलेक्शन हुए तो पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट बना दिया गया, गवर्नमेंट दे दी गई जब फ्रीडम हुआ मिली थी। उसके बाद जब इलेक्शन हुए 52 में, फिर आगे के जितने भी 3-4 जो इलेक्शन थे वो पूरी तरीके से कांग्रेस ने डोमिनेंस किया। पॉइंट दिया हुआ कांग्रेस एज सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। कुछ टकराव हुआ है क्या? तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट द कांग्रेस फाउंड रूम फॉर एवरी ओपिनियन, एवरी क्लास एंड ऑल काइंड्स ऑफ एलिमेंट। हर तरीके से कांग्रेस को सपोर्ट था, हर पब्लिक के हर क्लास, हर सोसाइटी से। कांग्रेस कुड प्रोवाइड ए नेशनल प्लेटफॉर्म। To begin with, the appeal of the Congress was confined only to the high middle class and the English-speaking intelligence. Gradually, the national movement drew in its fold more people until it became mass movement. All section society, peasant, tailor, worker, lawyer, student, women participated in the struggle for freedom. That made Congress a party of a wide variety of social group. तो सिर्फ है ना, वैसे तो बड़े जो लीडर थे कांग्रेस में वो हाई मिडिल क्लास के थे, बड़े जो लीडर थे, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग होना चाहिए, ब्रिटिश से बात करना आना चाहिए, लंदन जाते थे, वहाँ गवर्नमेंट से बात करते थे, जो भी इंडियन को दिक्कतें थी, जो इश्यूज़ थे, तो वो तो ठीक था। लेकिन साथ में कांग्रेस ने सभी सोशल क्लास वालों को ज्वाइन किया, चाहे उसमें किसी भी मतलब कोई भी कास्ट हो, चाहे वो लॉयर्स हों, स्टूडेंट्स हों, डवेलर्स हों, वर्कर हों, सभी को ज्वाइन किया। इसलिए कांग्रेस एक वाइड वैरायटी ऑफ पार्टी बन गई, एक सोशल ग्रुप बन गया। तो कांग्रेस हैज़ वोन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन विदाउट मच ऑफ चैलेंज। पहले जो 3 जनरल इलेक्शन हुए 52 से 57, फिर 62 का, फिर पहले 52 में हुआ, फिर 57 में, फिर 62 में, ये 3 जनरल इलेक्शन तो बहुत ज़बरदस्त तरीके। और पहला जो 5 साल था वो तो बाय डिफ़ॉल्ट गवर्नमेंट मिल गई थी समझो, क्योंकि फ्रीडम मिला था, तो कोई दिक्कत नहीं हुई पहले 3 जनरल इलेक्शन में। यानी कि पहले 3 जनरल इलेक्शन मतलब 15 साल वो हो गया, 5 साल तो पहले कर लिया था, फ्रीडम मिला था, 20 साल तो अच्छे से ये किया। लेकिन हाँ, फिर चौथे जनरल इलेक्शन में फिर चैलेंज मिलने लगे थे। देखो, सो इट्स लीडर एंड फॉलोअर रिप्रेजेंटेड ऑल रिलीजन, कास्ट एंड क्लास। ठीक है। कांग्रेस एज आइडियोलॉजिकल कोएलिशन। सो आइडियोलॉजिकली ऑल्सो द कांग्रेस नेवर टुक एन एक्सट्रीम पोजिशन। इट हैड विद इन इट्स फोल्ड द लिबरल एज वेल एज द कंजर्वेटिव, राइटिस्ट एंड द लेफ्टिस्ट। तो बाहर वालों से तो इतना वो नहीं मिला, लेकिन हाँ अंदर ज़रूर कुछ चीज़ें थी जो कुछ ग्रुप बन जाते थे, जो एक दूसरे की आइडियोलॉजी से अपोजिट होता था। ये था भाई, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी बाद में निकली हैं, कहाँ से निकली तो कांग्रेस से ही है ना, क्योंकि वो अंदर ग्रुप बनते गए कि भाई उनके सोचने तरीका, ये उसको सपोर्ट कर रहा है, वो यहाँ का मिनिस्टर बनना चाहिए या होम मिनिस्टर ये बनना चाहिए। इसके अलावा कोई भी बिल हुआ, कानून हुआ, वहाँ पे अलग अलग लोग, क्योंकि बड़ी पार्टी थी, अलग अलग लोगों की अपनी अलग अलग राय थी, अलग अलग स्टेट के लोग आते थे, वो अपने स्टेट को ज़्यादा फेवर करना चाह रहे थे, या कोई पर्टिकुलर कास्ट से लीडर बनकर आया और बड़ा लीडर है वो कांग्रेस में, अपनी कास्ट को या अपने ग्रुप को अपने इश्यूज़ को रिप्रेजेंट करेगा। तो वो एक बनते चले गए, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, पैसिफिस्ट, कंजर्वेटिव, ये सब बनते चले गए। वो बाद में 15 साल तो कोई दिक्कत नहीं हुई, मतलब 15 साल में तो 20 साल कह सकते हो आप,
3 जनरल इलेक्शन और एक 5 साल तो पहले ही कर लिया था। लेकिन बस धीरे धीरे फिर एक ग्रुप बनते गए, वहाँ से पार्टियाँ अलग होती चली गई, तो एक कोलिशन ये था। सो इन 1934, हाँ यहाँ देखो, बीइंग एन अम्ब्रेला पार्टी, द अम्ब्रेला बड़ी पार्टी, कांग्रेस हैड स्पेस फॉर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियोलॉजिकल ग्रुप। एक कोलिशन था, एक ये था, एक ग्रुप था, या अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग एक ही में आके रुके हुए थे शुरुआत में, ठीक है ना। मतलब कोलिशन मतलब एक ज्वाइन होना, एक तरीके सारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन होना। तो इन 1934 द लीडर सच एज जयप्रकाश नारायण एंड नरेंद्र देव हैड फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। देखो है 1934 में पार्टी फॉर्म की जयप्रकाश नारायण ने। दे वर अलाउड टू फंक्शन विद इन, बट उनका एक ये ज़रूर था, एक विंग था, कांग्रेस का ही विंग था, क्योंकि उनके बाद उनको सपोर्ट था लोगों का। ये बहुत बड़ा नेता था जयप्रकाश नारायण। तो उसमें लेकिन उनको परमिशन मिली कि भाई आप कांग्रेस के अंदर ही फंक्शन अपने विधि मतलब काम कर सकते हो आप कांग्रेस के अंदर ही, क्योंकि पूरे कांग्रेस के अपोजिट नहीं थे, लेकिन हाँ कुछ कुछ पॉइंट थे इनके, कुछ कुछ इश्यूज थे वो जो कि थोड़ा सा फ़र्क था, ठीक है। एट द स्टेट लेवल सम पार्टीज हैड बिकम क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब देखो आगे, तो कोलिशन मतलब एक टकराव बाद में हुआ, लेकिन पहले तो एक थे साथ ही में, अलग अलग आइडियोलॉजी ज़रूर थी, लेकिन फिर भी एक अम्ब्रेला के अंदर रहते थे, लेकिन बाद में फिर कोलाइड होने लगा, आपस में टकराव बढ़ने लगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर में तो, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, वन पार्टी डोमिनेंस, तो फ़िलहाल हम अच्छा ही अच्छा पढ़ने वाले हैं। अभी अगेंस्ट कांग्रेस के वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना। सो एट द स्टेट लेवल सम पार्टीज हैज बिकम क्वाइट इम्पॉर्टेंट। तो 47 से 67 के बीच में कांग्रेस विद 45 to 47% ऑफ द टोटल वोटर डोमिनेटेड द नेशनल पॉलिटिकल सीन। इतने वोटिंग मिलती थी अकेले कांग्रेस को, और भी 50 पार्टी थी। इन द स्टेट ऑल्सो द कांग्रेस टैली वॉज एन एवरेज सेटिस्फैक्ट्री, बट इन मद्रास द जस्टिस पार्टी हैड बीन फाउंडेड एज अर्ली 1977 एंड इन 1944 रामास्वामी नायकर whom his follower called पेरियर या ग्रेट, मतलब बहुत बड़ा नेता था वहाँ के, वहाँ पर वो फिर कांग्रेस को टक्कर मिलने लगी। फॉर्म दी द्राविडा कजागम पार्टी। यहाँ पर इस मतलब स्टेट में भी, मतलब एक तो होता है सेंट्रल लेवल, लेकिन स्टेट लेवल पे भी कांग्रेस का अच्छा ये था। लेकिन मद्रास से स्टार्ट हुआ कि मद्रास में 1944 में एक पार्टी फॉर्म हुई थी, मतलब फ्रीडम से पहले ही, इंडिपेंडेंस से पहले ही, वहाँ पे ये थोड़ा सा चैलेंज करने लगी कांग्रेस को। और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल वॉज ऑर्गेनाइज इन 1920 टू गेन मैनेजमेंट और सिख श्राइन्स ऑफ सिख के सपोर्ट या फेवर के लिए एक पार्टी बनी अकाली दल। वो वहाँ पे कांग्रेस को चैलेंज आगे चल के देने लगी। Very soon the party started playing an important role in Punjab politics. The Unionist party formed in government in Punjab 1937 as the result of election held under Government India Act 1935. The Jammu Kashmir Muslim Conference was formed. तो इस तरह अलग अलग स्टेट लेवल पे पार्टी बनती गई, जहाँ पर कांग्रेस को आगे चल के चैलेंज का सामना करना पड़ा, ठीक है। ये अब फिर देखो कम्युनिस्ट पार्टी केरला में 1957 में स्टार्ट हुई, CPI बोलते हैं, ठीक है ना। तो और पहले जो जनरल इलेक्शन में था CPI का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, मतलब कांग्रेस तो खैर एक अलग लेवल पे थी, लेकिन सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी थी CPI थी। तो इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन नेक्स्ट टू द कांग्रेस द CPI सिक्योर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ असेंबली सीट इन Travancore Cochin party, part of the Kerala state. In 1957, the CPI registered a marked rise in popularity. In it won 60 out of 126 assembly seat. देखो कितने अच्छे सीट मिल गए, 60 सीट मिल गई सिर्फ इसी को, CPI को, assembly seat, and the support of 5 independent
जो दूसरे लोग खड़े थे इंडिपेंडेंट किसी के पार्टी के नहीं थे, वो जो इलेक्शन में खड़े हुए थे उनका सपोर्ट मिल गया। सीट 5 इंडिपेंडेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट, देखो इन्होंने गवर्नमेंट बना ली पहली बार नॉन कांग्रेस ने किसी स्टेट में। सो द एमएस नंबू डिपट गवर्नमेंट इन केरला बिकेम द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, देखो है ना। तो ड्यूरिंग द 2 years ऑफ हिज रूल नंबू इनिशिएटेड रिफॉर्म इन एजुकेशन, बहुत सारे इन्होंने काम किए। लेकिन 2 ही साल जो गवर्नमेंट चली, क्योंकि हो सकता हो कि जो इंडिपेंडेंस ने सपोर्ट किया था 5, वो बाद में पीछे भी हट सकते हैं, ऐसे ही होता है। देखो यहाँ पे क्या, इन 1957 ये द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर टॉपल द केरला गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द डिसमिसल ऑफ केरला गवर्नमेंट वॉज एज ए regarded as a dark spot in the history of union-state relation in India. In the mid-term election held in the 1960, the Congress won the convincing victory. तो अब यहाँ पर थोड़ा डार्क एक फेस है कांग्रेस का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऑफकोर्स कांग्रेस का रहा कि उसने इस गवर्नमेंट को टॉपल मतलब बर्खास्त कर दिया केरला गवर्नमेंट। उनको बोला कि आपका सपोर्ट ही नहीं है, दोबारा इलेक्शन होंगे। इट वॉज लाइक दैट। और दोबारा इलेक्शन हुआ, कांग्रेस जीत गई, वो बात अलग है। तो इस तरीके से लेकिन किया गया, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल जब पूरे थे पूरे होने देते। या तो दूसरा ये होता है गवर्नमेंट कब गिरती है, जो मेंबर जीत कर आए वही अगर सपोर्ट से हट जाए, पीछे हट जाए, इस पार्टी के हम नहीं हैं, हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं, या इस पार्टी को हम सपोर्ट नहीं करते, तब तो गवर्नमेंट गिर सकती है। ऐसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट आके डायरेक्ट नहीं बोल सकती आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे। So the CPI government had to go. The constitutional pundit were of the opinion that the union government misused the provision of 356 of the constitution, that is imposition of presidential rule. ये 350 आर्टिकल में होता है कि आप अगर कोई स्टेट सेंट्रल किसी स्टेट से सर्टिफाई नहीं है और वहाँ पे अगर पार्टी स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी, या फिर और भी कई रीज़न होते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट डायरेक्ट रूल लग जाता है। तो ऐसे टाइम पे दोबारा इलेक्शन कराने पड़ते हैं। तो ये चीज़ हुई वहाँ पर, और फिर कांग्रेस जीत गई। लेकिन 2 साल गवर्नमेंट चली। द मेन अपोजिशन पार्टी, तो अपोजिशन मतलब जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट खड़ी हैं, उनको चैलेंज करने के लिए अपोजिशन पार्टी होती है। अभी अपोजिशन पार्टी इस टाइम पे रूलिंग पार्टी कौन सी है? बीजेपी है। और सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी कौन सी है? कांग्रेस है ना। तो शुरुआत में सीपीआई ही सिर्फ अपोजिशन पार्टी में थी, बाकी तो कोई थी नहीं। तो अपोजिशन की एक्टिविटीज़ क्या होती हैं भाई? अपोजिशन जो होता है उसमें किसी स्टेट में जो काम नहीं हो रहा है, या कोई लॉ है, कोई बिल है, उसको अगर गवर्नमेंट के फेवर में सही है तो गवर्नमेंट तो फेवर कर रही है, लेकिन अपोजिशन क्या करेगा, उसमें बदलाव करने की मांग करेगा। इस तरह एक प्रेशर बना के रखता है अपोजिशन रूलिंग पर। और बहुत ज़रूरी है अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना, जिससे रूलिंग पार्टी अपनी मनमानी ना करे। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है, किस तरीके से डॉक्टर लोहिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, ये धीरे धीरे अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग लीडर होते गए। ठीक है ना। देखो एसपी मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑफ द जनसंघ फेवर्ड ए टफ पॉलिसी टुवार्ड द पाकिस्तान। जनसंघ, ठीक है, उनके हिसाब से पाकिस्तान के अगेंस्ट ज़्यादा कुछ ये टफ पॉलिसी बननी चाहिए, है ना। जनसंघ प्लेडेड फॉर डिलीशन आर्टिकल 370 हटना चाहिए। आर्टिकल 370 कश्मीर को थोड़ा फेवर था। तो ये सारी चीज़ अलग अलग डिमांड थी। अभी 370 को हटाया, अब जाके हटाया भी गया है, कुछ पार्ट हटाया गया 370 से। तो इस तरीके से अपोजिशन के अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है और कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है। तो इस तरह उनकी डिमांड थी अलग अलग। तो इस तरीके से देखिए, द कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज रायट आफ्टर द डेथ ऑफ द पी श्रीमुल्लू। तो दंगे हुए वही बड़ा नेता मरने पर, इस तरीके की चीज़ें होती हैं, नहीं होनी चाहिए।
राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े नेता थे, सोशल जस्टिस के। ही पॉइंटेड आउट दैट द एवरेज इनकम ऑफ इंडियाज टीनी मिलियंस वॉज लेस दैन थ्री आना ए डे। 3 आना उस टाइम चलता था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक प्रेशर बनाने के लिए गवर्नमेंट को, पब्लिक के इश्यूज उठाने के लिए सब बड़े नेताओं ने काम किया है। अपोजिशन का भी रोल याद रखना चाहिए, गवर्नमेंट पे नहीं रहे लेकिन इनका रोल याद रखना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन का प्रेशर देना बहुत ज़रूरी है रूलिंग पार्टी पर। अब यहाँ पे एक इल्ज़ाम लगा हुआ कि नेहरू वॉज द टॉलरेंट ऑफ अपोजिशन, नेहरू अपोजिशन को ख़त्म करना चाहते थे, ऐसा बोला गया। सो बाई कन्विक्शन एंड एक्शन नेहरू वॉज ए डेमोक्रेट, ही हेल्प बिल्डिंग अप द पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन एंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। जबकि डेमोक्रेटिक नेहरू लेकर आए समझो एक तरीके से। लेकिन जहाँ पे अपोजिशन की बात आई, द अपोजिशन ऑफ द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैड कम इन फॉर फेयर अमाउंट ऑफ क्रिटिसिज्म। कुछ एक एक्ट लाया गया जहाँ पे कुछ चीज़ें की पावर है ना गवर्नमेंट के हाथ में रहनी चाहिए। द विच एपिसोड कॉज नेहरू इंटेंस अनहैप्पीनेस, ही डिफेंडेड सच ए डेंजरस मेजर ऑफ ग्राउंड ऑफ सिचुएशनल exigencies such as armed revolt led by the CPI in the Telangana region. Nehru believed in socialism and persuaded the great social leader Jayaprakash Narayan to join government, but JP was refused to inducted into Nehru cabinet. So the most striking aspect of India's political culture was great variety that Congress had embodied and preserved. The general impression was that only Congress could be trusted. The Congress converted itself into a party of consensus dominating the political landscape of more than 2 decades after। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अपोजिशन को भी साथ में लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो कांग्रेस ने कई बार जय नारायण प्रकाश को ऑफ़र दिया गवर्नमेंट फॉर्म करने का, मतलब गवर्नमेंट ज्वाइन करने का, कि साथ में कैबिनेट ज्वाइन करो, आप भी, आपको एक मंत्री पद दे देंगे। लेकिन क्योंकि वो बहुत बड़ा नेता था जयप्रकाश नारायण अपोजिशन में, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। सोशलिस्ट थे, इन्होंने मना कर दिया, हम गवर्नमेंट पे नहीं रहेंगे, अपनी अलग पार्टी बनाएंगे, मतलब अलग पार्टी से ही चुनाव लड़ाएंगे। तो इन 1934 द सोशलिस्ट विद इन द कांग्रेस फॉर्म द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। दोज हु प्लेड एन प्रोमिनेंट रोल इन सोशलिस्ट मूवमेंट, सोशलिस्ट मतलब पब्लिक के लिए काम करना, उसे बोलते हैं सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। दैट टाइम वर आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत पटवर्धन, जयप्रकाश नारायण, SM जोशी, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया। आचार्य नरेंद्र देव वॉज द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। द फॉर्मेशन ऑफ पार्टी वॉज हेल्ड बाई जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस। द कांग्रेस सोशलिस्ट डिड नॉट रेक द कांग्रेस, दे फंक्शन विद इन द कांग्रेस। तो इन्होंने शुरुआत में तो कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाया कि चलो हम एक ब्रांच बना रहे हैं और ये कांग्रेस के लिए ही काम करेंगे यहाँ पर, हाँ। लेकिन कांग्रेस के अंडर एक ब्रांच बना रहे हैं, हमारा एक अलग ग्रुप है जो कि पब्लिक के लिए काम करेगा। तो द कांग्रेस सोशलिस्ट डिड नॉट रेक द कांग्रेस, दे फंक्शन विद इन द कांग्रेस। इन 1948 ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी एट द इंस्टेंस ऑफ सरदार पटेल amended its constitution to prevent congressmen from being member of both parties, the Congress and Congress Socialist Party simultaneously. The Socialists then formed a separate सोच। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा अंदर है ना, एक ही पार्टी में रह के जब अपोजिशन होता है तब बड़ी दिक्कत होती है। तब फिर बाद में एक एक्ट बनाया गया ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने कि भाई आप कांग्रेस में रह के फिर एक ही फेवर में चीज़ें होनी चाहिए, जो आइडियोलॉजी एक ही होनी चाहिए। आप या तो ऐसे नहीं कर सकते, कांग्रेस का नाम लिए हुए आप कांग्रेस के ही अपोजिशन में धीरे धीरे खड़े हो रहे हो, हर बिल हर एक्टिविटीज़ को कहीं ना कहीं अपोज कर रहे हो आप। तो ऐसे में क्या किया फिर सोशलिस्ट जो भी थे, ये जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, एक अलग से पार्टी बना ली, दैट इज़ सोशलिस्ट, मतलब एक अलग ही सोशलिस्ट पार्टी बना ली। सो the result of first general election had generally been disappointing for the socialist. Differences developed within the party on the issue of relationship to be maintained with the Congress and the Communist Party. तो बहुत से जो सोशलिस्ट थे कम्युनिस्ट पार्टी में चले गए और दूसरे इधर उधर चले गए और कांग्रेस के अगेंस्ट 1952 में इलेक्शन लड़े, लेकिन उनको काफ़ी बड़े हार का सामना करना पड़ा। द पार्टी गॉट स्प्लिट इनटू सेवरल ग्रुप।
सोशलिस्ट पार्टी एंड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी, अलग अलग तो खैर बाद में बनते चले गए। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये दो अलग अलग पार्ट बन गए, जो पार्टी कांग्रेस से हटी थी, जिसमें सोशलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ये दो ग्रुप बने अलग अलग। अब सोशलिस्ट पार्टी क्या कह रही, सोशलिस्ट पार्टी कह रही है, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं, socialists always have been in favor of constitutional and democracy, but the communists were the view that radical change can only reflected through an armed revolution. Communist Party of India formally accepted the possibility of democratic transition to socialism only in 1958। ठीक है, सोशलिस्ट लोग क्या कह रहे थे मालूम है कि डेमोक्रेसी में ट्रस्ट होना चाहिए, डेमोक्रेसी में ट्रस्ट हो। कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है कि आर्मी बहुत बड़ी होनी चाहिए, आर्म रिवोल्यूशन होना चाहिए, ऐसा एक लेबर बेस पर बहुत ज़्यादा ये होना चाहिए। द स्टेट वुड अबलिश प्राइवेट पार्टी इन लैंड, फैक्ट्रीज, बैंक एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू द कम्युनिस्ट, the capitalist or other prepared classes would get no compensation at all, but according to the socialist, the owner of the land, factory, etc. may claim some compensation from the state। तो कम्युनिस्ट पार्टी कहना है कि जो भी है सब वो लेबर और जो जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो वर्कर क्लास के लोग हैं, ये मेन कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेशन होता है वर्कर क्लास को, कि सबको बंटना चाहिए, सबका होना चाहिए, सब में बराबर इनकम बटे, ऐसे कह सकते हो। लेकिन सोशलिस्ट पार्टी का क्या कहना है कि लैंड और फैक्ट्री जो ओन कर रहे हैं वो तो ओनर उसके वही हुए ना, उनको जो कंपनसेशन है ना वो स्टेट से मिलना चाहिए। सो जयप्रकाश नारायण सेड कम्युनिस्ट इन द कंट्री एज एल्सवेयर हैव मेड देमसेल्फ लाफिंग स्टॉक बाय एक्टिंग एज पपेट ऑफ मास्को, क्योंकि मेन जो ये जो थॉट थी, आइडियोलॉजी मास्को वो रशिया की थी कम्युनिस्ट पार्टी। तो द फॉर्मर द सोशलिस्ट पार्टी ऑन द अदर हैंड वर नेशनलिस्टिक इन कैरेक्टर। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो तो राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट थी, अपने देश के लिए कुछ ज़्यादा ही ये होना, रेडिकल होना, वो नेशनलिस्ट होना, तो ये भी ज़्यादा ठीक नहीं होता है कि हर चीज़ में एक बैलेंस होना ज़रूरी है। ठीक है ना, कट्टरवादी नेशनलिस्ट भी नहीं होना चाहिए।